This is an ABP Life podcast. ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। आपको बता दें, एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से कोविड वैक्सीन बनाई थी। ये भी बता दें आखिर ये मामला क्यों उठा है। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने ये वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हुई, शरीर में क्लॉट्स बने जिसका सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो बच नहीं पाएंगे। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था उनकी वैक्सीन से तो ये हो नहीं सकता, लेकिन इन फरवरी हाईकोर्ट में जमा किए कानून दस्तावेजों में कंपनी ने इस दावे में ये बात कबूली कि हाँ, हमारी वैक्सीन से ये हो सकता है, जिसे हम TTS कहते हैं। आखिर TTS क्या है? क्या कोविशील्ड ही एस्ट्राजेनेका है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे इससे बचा जाएगा? इन सभी जवाब को आज हम जानेंगे ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर के FYI, जहां हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन और नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट हूं इन यशोदा हॉस्पिटल वसुंधरा एंड यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर गाजियाबाद। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें हम मेडिकल एक्सप्लेनेशंस और पीपल हेल्थ एजुकेशन करते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच ABP लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही लूंगी, क्या एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड एक हैं या एस्ट्राजेनेका को कोविशील्ड कहना गलत है? एस्ट्राजेनेका से ही कोविशील्ड बनी है ना, उन्होंने ही कोविशील्ड बनाई है, तो बिल्कुल एक है। बल्कि गलत तो नहीं है इसको कहना, बिल्कुल सही बात है, वो उन्होंने ही बनाई है जी। तो कोविशील्ड ही उनका ब्रांड है, राइट? तो ओरिजिनेटेड वहीं से है, बिल्कुल। क्या आप ये बता सकते हैं कि एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन ने ऐसा क्या किया होगा इंसान के शरीर में कि किसी को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? इसके अंदर क्या कोई केमिकल है या क्या होता है? क्योंकि इस कारण से कोविड वैक्सीन बनाने वाली जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, इसके ऊपर हाईकोर्ट में 51 केसेस भी चल रहे हैं। जी, तो इसको समझने के लिए हमें जो है सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी की बात हो रही है, इसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या चीज जी, ठीक है ना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो बीमारी बात हो रही है कि थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो हम TTP या TTS कहते हैं, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, ये चीज हो रही है। और ये चीज ऐसी कोई नई बात नहीं है कि ये चीज आज ही पहली बार पता चली है या कोविड वायरस के वजह से ही हो रही है, ठीक है? पहली बात तो ये, पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये क्या होता है और क्या ये वैक्सीन से हो रहा है और क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही वैक्सीन से हो रहा है और इसका प्रोसेस क्या है, पहली बात ये। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि क्लॉट जो है वो प्लेटलेट से बनते हैं और प्लेटलेट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके जुड़ के एक दूसरे से जुड़ के क्लॉट बनाते हैं। तो जब इस तरह से प्लेटलेट शरीर के अंदर क्लॉटिंग में ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं तो शरीर के अंदर प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है जी। तो हाँ, क्लॉटिंग में प्लेटलेट यूज होने से प्लेटलेट काउंट कम होता है। तो इसीलिए अगर शरीर में कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसे स्टिमुलेशन या ऐसा, बेसिकली हम इसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, अगर कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन या बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा कर रही है, जो खून के सेल्स के ऊपर इन्फ्लामेशन करें या खून की नसों के अंदर इन्फ्लामेशन करे, तो वो वहां पर क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। और क्लॉटिंग में थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉटिंग होती है और यही क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स का यूज होता है। तो अगर क्लॉटिंग ज्यादा मात्रा में होती है तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज जो है
ये एक नोन फिनोमिना है कि कई वायरसेस के वजह से या या कह लीजिए वैक्सीन के वजह से ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कोविड वायरस अपने आप में एक प्रोथ्रोम्बोटिक वायरस था। उसके वजह से भी कोविड के ऊपर मौजूद प्रोटीन्स, जो सरफेस प्रोटीन, एस प्रोटीन या ऐसे कई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे जो बॉडी के अंदर जाके ऑटो इम्यून रिएक्शन ट्रिगर करते हैं, और ये एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन यानी वहां इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। कहां पर? खून की नसों के अंदर वाली लाइनिंग, जिसे हम एंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं। और जिसके वजह से कोएगुलेशन, यानी कि हम जब भी बाहर से हमें चीरा लगता है तो आके क्लॉट बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर खून के अंदर की लेयर, अंदर के सरफेस पे भी चीरा लगेगा या इन्फ्लामेशन होगा, स्क्रैच होगा, जल जाएगा, इन्फ्लाम होगा, तो वहां पर भी क्लॉटिंग रिएक्शन ही आएगा। उसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग प्रमोट हो जाती है, और इसीलिए कोविड-19 में भी कई सारे क्लॉट रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखने को मिले थे, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, और किसी के ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुआ था, किसी के हार्ट में, किसी के लंग्स में, किसी की आंतों में। कोविड जहां जहां गया उसने इन्फ्लामेशन किया। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कोविड वायरस के सरफेस प्रोटीन को लेके कोई वैक्सीन बनाते हैं तो उसमें भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो वैक्सीन भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर सकता है। और वही इस तरह से वैक्सीन के साथ हुआ जी। तो यहाँ पर जो हुआ है ये बेसिकली हमारे जो प्रोटीन्स हैं बॉडी के अंदर वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो एडिनो वायरस जो इस तरीके का है या कोरोना वायरस जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है? एक रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट है जो एस्ट्राजेनिका के साथ भी देखा गया था, जिसकी बात 2021 में भी हुई थी कि भाई इससे क्लॉट्स हो रहे हैं। और बात आप अगर न्यूज देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि पहले बताया गया था 1000 में से एक इंसान को क्लॉटिंग हो सकती है, हिट रिस्क ऑफ क्लॉट हो सकता है, जो बात आई थी 2021 में जी। उसके बाद 2022 में भी इसके कई रिसर्च पेपर्स आए जिसमें एक्चुअली डॉक्यूमेंट किया गया कि वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है और ये इसके इफेक्ट्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसमें क्या होता है, तो वो सब बताया गया। आज तो ये न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कंपनी खुद मान रही है कि ऐसा होता है, जो एक्चुअली में पहले से पता है लोगों को, डॉक्टर्स को पता है। जनरल नॉर्मल पब्लिक को ये चीज बहुत क्लियरिफाइड तरीके से नहीं बताई गई होगी, वो अलग बात है। मगर जो बीमारी है वो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। ये उसी वायरस का एक पार्ट जो लेके वैक्सीन बनाई गई है। वो किसी भी एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन जैसे एस्ट्राजेनिका है उससे जो बन सकता है, उससे हो सकता है, उससे ब्लड क्लॉट हो सकते हैं। ब्लड क्लॉट ज्यादा होते हैं तो प्लेटलेट काउंट लो हो सकते हैं, और ये वैक्सीन के बाद भी हो सकता है, वायरस के बाद भी हो सकता है। और ये किसी को भी हो सकता है टीटीएस, या इसमें भी सर्टेन कुछ चीजें हैं कि ऐसे ही लोगों को या इस वल्नरेबल लोगों को ही हो सकता है? देखिए ये चीज तो स्टडीज करने के बाद पता चलेगी कि ये किन टाइप ऑफ लोगों में ज्यादा होता है। ऑल्दो इस पे जितना अभी रिसर्च है उसमें ये जरूर क्लियर है कि ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में ये होता है। यंग लोगों में भी ये होता है। और जो वैक्सीन रिलेटेड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाला रिस्पॉन्स है ये ज्यादातर वैक्सीन लगाने के 1 महीने के अंदर या 40-45 दिन के अंदर ही हो जाता है। ओके, यानी कि उसके बाद कोई वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वैक्सीन रिलेटेड, ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर किसी में अगर 1% बहुत माइनर क्वांटिटी ऑफ क्लॉट्स बनता है तो उसे पता भी नहीं चलेगा, उसकी बॉडी उससे एडजस्ट कर लेगी। और ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे अंदर रोज कई जगह पे इन्फ्लामेशन होता है, कई जगह पे क्लॉट्स बनते हैं, कई जगह घुल जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि किसी एक इन्फ्लामेटरी बड़ा रिस्पॉन्स अगर आ जाता है बॉडी के अंदर तो वो बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि वो क्लॉट्स बहुत हाई लेवल पे हो जाए तब हमारी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाती। तो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी में खून की नसों में इन्फ्लामेशन नहीं होता है,
लेकिन वो कंट्रोलेबल है, उसी को हमारी बॉडी होम्योस्टैसिस बोलते हैं कि थोड़ा बहुत, जैसे हमारी बॉडी में कभी चोट लग गई, एक बूंद खून निकल गया तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन पूरा बड़ा कट लग गया और खून ही खून बह गया तो आदमी मर भी सकता है। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे शरीर के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या इंटरनली इन्फ्लामेशन खून की नसों में होते रहते हैं, जिसी की वजह से लंबे समय में एक उम्र के बाद लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि वायरस और उसकी वैक्सीन खुद अपने आप में एक एडिशनल इन्फ्लामेटरी सोर्स बन जा रहे हैं और उसके वजह से पहले 30 दिन में या पहले महीने में ही लोगों को सिम्टम आ सकता है। अगर कोई बड़ा क्लॉट किसी बड़ी जगह पे जाके अटक जाए, जैसे कोई ब्रेन में अटक जाए तो सर में दर्द, आंखों में अटक जाए तो विजन प्रॉब्लम, पेट में गड़बड़ हो तो पेट में दर्द, हार्ट में जाए तो छाती में दर्द, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैरों में जाए तो पैरों में स्वेलिंग, या किसी को बहुत ज्यादा प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो जल्दी जल्दी उसको इजी ब्रूजिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन रेयर है विद वैक्सीन, इवन वायरस के साथ रेयर है, क्योंकि ये रेयर की बात होती है जब वो इतना सिवियर हो जाता है कि वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ये छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन चीज तो हर एक इंसान में डेली बेसिस पे होती है और वो वायरस या वैक्सीन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करेगा, बट वो बॉडी हैंडल कर सकती है। ठीक है, अब रिस्क की बात करें तो यंगर इंडिविजुअल्स और विमेन, इसमें ये एक जो स्टडी हेमाटोलॉजी के इसमें आई थी उसमें बताया था यंग इंडिविजुअल्स और वुमेन के अंदर ये ज्यादा कॉमनली देखा जा रहा है, उनको रिस्क ज्यादा है और इसको एज सच प्रिवेंट करने का कोई एक्चुअली तरीका नहीं। ओके, एग्जैक्टली। तो फाइनली ब्रिटिश हाई कोर्ट में तो जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, आपने बताया भी, कंपनी ने माना है उनकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में ये TTS देखा गया है। बात करें इंडिया की, इसी फॉर्मूले से बनी कोविशील्ड के 175 करोड़ डोज लगे और इस बीच हमने लगातार देखा कि बढ़ते हार्ट अटैक की खबरें आई, स्ट्रोक्स की खबरें आई। इंडिया में डॉक्टर्स ने कहा कि कोविड वैक्सीन का हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ICMR ने कुछ समय पहले रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट में, अपनी स्टडी में यही कहा कि हार्ट अटैक और उसके कारण हुई मौतों के लिए कोरोना की वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। अब एस्ट्राजेनेका ने ये जो सच कबूला है, क्या इसके बाद भी हम ये माने जो इंडिया में कहा है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखिए, एक डॉक्टर का ओपिनियन अलग होता है और एक मेडिकल रिसर्च डेटा अलग होता है जी। अगर आप निकाल के देखेंगे तो कोई भी डॉक्टर इसकी पॉसिबिलिटी को नकार नहीं सकता है फैक्चुअली कि भाई हमने ये वैक्सीन पूरी तरह से सालों साल स्टडी करी है और हम ये पक्के तौर पर बोल सकते हैं कि जो हार्ट अटैक्स हुए हैं वैक्सीन की वजह से कभी नहीं हो सकते। ऐसी चीज बोलने का ना ही उसके किसी भी डॉक्टर के पास कोई मेडिकली कोई रिसर्च है, ना उसने कोई रिसर्च किया है। वो तो अपने एक एक्सपीरियंस बेसिस पे अपना एक ओपिनियन दे सकता है। सेम वे अगर आप, इवन मेरे कई सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे जो मैंने कई बार बोल रखा है ये बात कि यस, इवन 2021 में ये बात निकली थी कि भाई 1000 में से एक इंसान को अगर क्लॉट बनता है तो क्या वो रिस्क लेने लायक बात है। तो वो भी बात हमने बताई थी कि भाई ये वैक्सीन के ऊपर कायदे से 10 साल तक लग जाता है एक वैक्सीन की सेफ्टी को असर्टन करने में। ओके 5 से 10 साल लग जाता है एक नई वैक्सीन को बनने में, उसकी 10 साल या कई डेकेड्स भी लग जाते हैं कि ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं। और वहां पर जब एक ऐसी सिचुएशन थी इंडिया के अंदर जहां यंग लोगों को, बुजुर्गों को, यानी लोग इतनी ज्यादा मात्रा में हॉस्पिटलाइज हो रहे, मर रहे, लोगों को जलाने की जगह नहीं मिल रही थी, लोग रोड पे लोगों को जला रहे थे, ऐसे सिचुएशंस में ये सवाल था अथॉरिटीज के पास कि भाई एक वैक्सीन है जिसकी इफेक्टिवनेस दिख रही है, लेकिन इसमें 1000 में से एक में, अब ये नंबर रिसर्च ऊपर नीचे कर सकती है आगे चल के, लेकिन क्लॉटिंग का रिस्क है, तो क्या हम वो वैक्सीन आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, या फिर हम लोगों को मरने दें। तो वहां पर रिस्क और बेनिफिट को मापा जाता है और उस समय कैलकुलेटेड डिसीजन लिया जाता है कि यस, इस समय ये वैक्सीन देना लोगों की हित में है। तो वो डिसीजन जिसने लिया वो वहां बैठे हैं ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री में, WHO में। हम यहां से एक सिंगल डॉक्टर उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते ये बोल के कि नहीं वैक्सीन से कुछ नहीं हो रहा या वैक्सीन से ही हो रहा है।
हम अब वो स्टेटमेंट देने का काम उनका है कि वैक्सीन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उस सिचुएशन पे उन्होंने जो रिस्क और बेनिफिट रेशियो मापा उसमें उन्होंने ये वैक्सीन दिया, जिससे यस, ऐसी बात तो कोई साबित नहीं कर सकता कि वैक्सीन से किसी की जान नहीं बची होगी, ठीक है, बिकॉज वैक्सीन एक किसी भी तरीके का वायरस हो उसका वैक्सीन उसी का या तो एक पार्ट होता है, मरा हुआ वायरस होता है, या एटीन्यूएटेड लाइव वायरस होता है जो कि पूरी तरह से उस बीमारी को पैदा करने में असमर्थ होता है, लेकिन उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है, उसके खिलाफ वैक्सीन के साथ एलर्जी हो सकती है। इस तरीके से बहुत से वैक्सीन में रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखा जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि ये वैक्सीन हमेशा देने के लायक है या नहीं। तो इस तरीके से सोचोगे तो जो उन्होंने उस समय किया वो उनको उस टाइम के पर्सपेक्टिव से सही लगा, और इसीलिए बात आती है कि क्या ये वैक्सीन आगे जिंदगी भर लोगों को देना है कि नहीं देना है, वो आज का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाएगा। और आज वो स्टडीज ये रहेगी कि इस वैक्सीन से वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम कितना कॉमन हो रहा है और उसकी टेस्टिंग हो। और ऐसा नहीं कि उसकी टेस्टिंग के कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसके डायग्नोसिस के भी क्राइटेरिया है। उसके लिए उसके रिसर्च में आप अगर इसको देखेंगे तो हिमेटोलॉजी के कुछ रिसर्च है जिसमें उसके डायग्नोस्टिक के 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं कि एक तो वैक्सीन लगाए हुए अगर 42 डेज के अंदर हैं, ऑनसेट आ गया है, सिम्टम्स आ गए हैं जो मैंने सिम्टम्स बताए, जिसमें सिर में दर्द, आंखों में प्रॉब्लम, विजुअल इश्यू, पेट में दर्द, उल्टी आ रही है, बैक पेन आ रहा है, सांस फूल रहा है, लेग में दर्द है, या बहुत ज्यादा इजीली ब्लीडिंग या ब्रूजिंग हो रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि शरीर में कहीं क्लॉट या प्लेटलेट काउंट कम है। तो ऐसे में फिर टेस्ट किया जा सकता है। क्या टेस्ट किया जा सकता है? तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन लगाए 45 दिन या 42 डेज के अंदर है, वो सिम्टम्स चालू। सेकेंड टेस्ट हम करते हैं कि आर्टीरियल या वीनस थ्रोम्बोसिस का कोई ना कोई सिम्टम हमारे पास सिग्निफिकेंट एविडेंस है कि हमें क्लॉट दिख रहा है, कि ब्रेन में हमने टेस्ट किया, सीटी एंजियोग्राफी किया, पेट में किया और हमें क्लॉटिंग दिख रही है, ठीक है। थर्ड, प्लेटलेट काउंट कम है, कितने से कम? 1.5 लाख से कम है, अगर प्लेटलेट काउंट अगर 1.5 लाख से कम है। और चौथा, डी डाइमर टेस्ट आता है, डी डाइमर जो 4 गुना से बढ़ा हुआ है, अगर डी डाइमर 4 टाइम्स एलिवेटेड है। और 5वां टेस्ट होता है पॉजिटिव PF4 HIT टेस्ट, एलिजा टेस्ट, जिसको हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टेस्ट कहते हैं इसे। तो हेपेरिन के वजह से अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है तो वो PF4 एक टेस्ट होता है, वो भी किया जाता है, ऑल्दो ये सब जगह नहीं होता, मगर ये एक क्राइटेरिया बनाया है जो स्टडीज में एक पहला स्टेप होता है कि एक बीमारी अगर नहीं आ रही है वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइट तो किस में है, ये पता करने के लिए ये 5 क्राइटेरिया हैं, टेस्ट हैं, साथ में सिम्टम्स हैं। और अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं, किसी को डायग्नोस होता है, किसी का डी डाइमर 4 गुना बड़ा है, प्लेटलेट काउंट कम है, तो उसके हिसाब से फिर उस पेशेंट को मैनेजमेंट किया जाता है। उसके लिए फिर आपको हो सकता है खून पतला करने की दवाई दी जाए जो हेपेरिन के अलावा दूसरी होती है, जिससे कि आपके क्लॉट्स और ना बने। आपके प्लेटलेट्स अगर बहुत कम है तो प्लेटलेट आपके चढ़ाए जाए, आपके ऊपर नजर रखा जाए कि आपके वाइटल ऑर्गन्स जो है, हार्ट है, ब्रेन है, उसमें कोई क्लॉट या उसके कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, और मैनेजमेंट उसका किया जाता है। बहरहाल इस बात पर मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको लॉन्ग कोविड हो रखा है। लॉन्ग कोविड अपने आप में थ्रोम्बोटिक डिजीज है, हाइपर थ्रोम्बोटिक या कोएगुलेशन उसमें बढ़ जाता है। तो ऐसे कई लोग होंगे जिनको यंग लोग, फीमेल, मैं अपने आप को मान के चलता हूं कि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं क्लॉट्स होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं हमेशा ये टेस्ट करते रहूं? क्या मैं अपने सिम्टम्स को चेक करता रहूं? क्या टेस्ट कराते रहूं? नहीं, हम वो नहीं कर सकते। हम अपनी एक्टिविटी, अपनी लाइफस्टाइल को देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर एक नॉर्मल होम्योस्टैटिक सिस्टम है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर किसी के पैर पे डंडा पड़ता है, पीठ पे डंडा पड़ता है, तो वहां पे इंटरनली क्लॉट्स बनते हैं और कुछ महीनों के बाद वो पूरा बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। तो शरीर में सिस्टम है, वो बड़े से बड़े घाव को, क्लॉट को फिर से ठीक कर सकता है अगर आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपका स्ट्रेस लेवल सही है, आप एक्सरसाइज करते हैं, नींद सही लेते हैं, पानी अच्छा पीते हैं, आप अपनी बीमारियां, अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करते, रेगुलर टेस्ट करते हैं।
तो जहां ये सच है कि ये सारी चीजें दुनिया में हो रही है, वहां ये भी सच है कि एक बहुत बड़ा हाथ आपके लाइफस्टाइल का है। अगर आप बचना चाहते हैं इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन से, तो एक अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करो। जो अपनी लाइफस्टाइल में जो गड़बड़ी आप करते हो, जंक फूड खाते हैं, मोटापे इग्नोर करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रात रात भर जागते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उन चीजों को करेक्ट करें और अपने जनरल फिजिशियन, अपने डॉक्टर, फैमिली फिजिशियन, अपने डॉक्टर से अपने सिम्टम्स डिस्कस करके आगे जो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए स्टेप है वो लें। एग्जैक्टली। आखिरी सवाल जो सर आपसे लूंगी वो यही, ये जो खबर है एस्ट्राजेनेका को लेकर, क्या ये भारत के लिए चिंताजनक है या नहीं? देखिए, चिंताजनक नहीं है, क्योंकि ये बात मेडिकली दुनिया भर में सबको पता है कि भाई हाँ, क्लॉटिंग कोविड के बाद से बहुत कॉमन हो गई है, बढ़ गई है। कोविड, लॉन्ग कोविड, वैक्सीन, बैड लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, मल्टीपल डायबिटीज, मोटापा, मल्टीपल इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स हैं दुनिया में जी। और इस मल्टीपल इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स में सिर्फ एक फैक्टर को मान लें जिसमें आज के डेट में हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम बैक एंड में जाके हम वैक्सीन को रिवर्स तो कर नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो आज के डेट में हम उस फैक्टर को हटा नहीं सकते। आज के डेट में हम सिर्फ उसको मान के अपने सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम उस पे काम करें जो हमारे हाथ में है, और उन चीजों को, या कह लीजिए ये बात जरूर है कि हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट और ऐसे वैक्सीन बनाने वाले कंपनीज को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और आगे चल के ऐसी कोई वैक्सीन अगर आती है तो उसके ऊपर आप चाहे एक डिस्क्लेमर दे दीजिए कि आपका रिस्क इतना है, क्या आपको रिस्क लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। जी, एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली उतना टाइम नहीं था, ये हम मान सकते हैं कि रिसर्च करके वैक्सीन के साथ इस तरीके का बात सर्टेन किया जाए कि रिस्क है कितना एग्जैक्टली। बट ये एक अच्छी सीख है आगे मेडिकल फील्ड के लिए भी कि जब भी आप कोई नया वायरस या नया बैक्टीरिया, क्योंकि पहला तो चीज है नहीं है कि आज के बाद कभी कोई और वायरस आएगा नहीं, राइट। और ये भी मान के चल लेना कि भाई क्योंकि कोरोना वायरस के ऊपर या उस वैक्सीन से इस तरह के रिस्क था, तो आज के बाद हम कोई वैक्सीन नहीं लेंगे, वो भी गलत है। क्योंकि दुनिया भर की वैक्सीन के ऊपर कई सालों से रिसर्च है कि वैक्सीन से फायदा है और वैक्सीन से ही आप बचोगे। जी, एग्जैक्टली। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है 100% ट्रांसपेरेंसी, 100% ऑनेस्टी, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, WHO और सारे ही डॉक्टर्स के द्वारा आनी चाहिए। जो आपके हाथ में है, जो आपके बोलने लायक चीज है, आप वो बोलिए, रादर देन कि एक डॉक्टर वैक्सीन कंपनी की तरफ से बोले कि नहीं वैक्सीन से तो कुछ नहीं होता जी, वो भी गलत है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ। This is an ABP Live podcast.